हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले किसके बारे में? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में। दोस्तों, सीरियसली एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी आ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। दोस्तों, जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा था, वीडियो आप उसका देख सकते हैं अगर आपने चैनल पे आप नए आए हो तो। वहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया था, जो वर्ड था कौन सा? एंट्रोपी। कौन सा वर्ड था? एंट्रोपी। जी हाँ, एंट्रोपी के बारे में हमने ये देखा था कि सेकंड लॉ ये कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है वो लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो सेकंड लॉ था उसी से जनरेट हुआ है कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। ये जो वर्ड सुना किसने? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नर्स। साइंटिस्ट का नाम क्या था? नर्स। नर्स ने जब ये सुना कि किसी ने ऐसा बोला है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि बढ़ रही है तो या तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हम ज़ीरो कर सकते हैं, है ना। तो इसी से रिलेटेड जो था वो कौन सा था? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, क्या था? एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो ताप पर किसी सिस्टम, या इसको हम और क्या कह सकते हैं? निकाय, और हम क्या कह सकते हैं? तंत्र की एंट्रोपी नियत, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी में परिवर्तन, ऐसा भी लिख सकते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन ज़ीरो यानी शून्य होता है। ये जो है इसका स्टेटमेंट है दोस्तों, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। ओके, एब्सोल्यूट ज़ीरो ताप पर किसी भी सिस्टम की, या सिस्टम जिसको हम क्या कहते हैं? निकाय तंत्र की एंट्रोपी नियत। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एस के बारे में। किसके बारे में? एस के बारे में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेल्टा एस के बारे में। दोस्तों, दोनों अलग अलग अभी हम पढ़ेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब उससे पहले हम बात करेंगे कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ये क्या है? ये यानी कितना टेम्परेचर? 0 केल्विन। अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और हम क्या कह सकते हैं? और हम ऐसा भी बोल सकते हैं 4 में 5 जोड़ा 9 आया 0.67 फ़ारेनहाइट। ओके, 4 + 5 9 67 फ़ारेनहाइट। इतना अगर टेम्परेचर हो तो इस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट ताप। ओके, या एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी दोस्तों? नियत हो जाएगी, या चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? चेंज इन एंट्रोपी वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। एंट्रोपी नियत और चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा? शून्य। अब प्रैक्टिकली थोड़ा हम इसको और एक्सप्लेन करें तो देखिए, ये मेरे पास वेपर है, ये मेरे पास वेपर है, यानी कौन सी फॉर्म में? गैस फॉर्म में। अब जब भी गैस होता है तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। ओके, डेल्टा एस एंट्रोपी। दोस्तों, एंट्रोपी सीधे सादे शब्दों में मैंने उस दिन आपको बताया था कि एंट्रोपी वर्ड जैसे ही कानों में आए तो एक चीज़, इधर से एंट्रोपी आए तो उधर से निकलना चाहिए अव्यवस्था, है ना, रैंडमनेस। तो जहाँ पर अव्यवस्था होगी वहाँ पर एंट्रोपी ज़्यादा होगी। अगर हम बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो सबसे ज़्यादा अव्यवस्था कहाँ होती है? गैस में। उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम बेचारे किसके मॉलिक्यूल होते हैं? सॉलिड के। अपनी जगह पर फिक्स होते हैं, इधर उधर नहीं होते।
तो वेपर है यानी गैस है, तो डेल्टा एस क्या होगा, मैक्सिमम। तो नर्स ने ये बोला कि इसको कम कैसे किया जाए, तो इसको कम करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, थोड़ा सा डाउन कर दिया। जैसे ही डाउन किया कंडेंसेशन हुआ तो यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया, वाटर में। और वाटर कौन सी पेज है, लिक्विड। कौन सी पेज है दोस्तों, लिक्विड। यानी एंट्रोपी थोड़ी सी क्या होगी, कम हो गई। और मैंने टेम्परेचर को चेंज कर दिया, कम कर दिया, यानी मैं कहाँ तक ले आया, 0 केल्विन पर ले आया। तो ये मेरा सिस्टम जो है ये किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में। ओके, आइस यानी कौन सा फेज, सॉलिड। और सॉलिड है यानी डेल्टा एस क्या हो गया, 0 केल्विन पर डेल्टा एस क्या हो गया, 0 हो गया। यानी सिस्टम का अगर आपको एंट्रोपी 0 करना है, एंट्रोपी में परिवर्तन 0 करना है, एंट्रोपी नियत करनी है, तो आपको कहाँ तक लाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर आपको लाना पड़ेगा। ओके, 0 केल्विन पर जो आइडियल गैस होती है, 0 केल्विन पर जो आइडियल गैस होती है उसकी भी एंट्रोपी क्या होती है, उसकी भी एंट्रोपी 0 ही होती है। 0 केल्विन पर आइडियल गैस की जो दोस्तों एंट्रोपी होती है वो भी क्या होती है, 0 ही होती है। ओके, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। ओके, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सिस्टम की एंट्रोपी नियत या चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सुनिए। तो इसका क्या हो गया स्टेटमेंट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिवन बाय, यानी किसने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम था नर्स। ओके, NERST। ओके, नर्स ने दिया था। ओके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सिस्टम की एंट्रोपी, अब जो बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सिस्टम की एंट्रोपी तो क्या हो जाएगी, नियत। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर चेंज इन एंट्रोपी वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंट्रोपी नियत दोस्तों, जैसे मेरे पास मान लो ये 100 रुपीज़ थे, मैंने इसमें से 50 रुपये खर्च कर दिए, है ना। अब 100 और 50 ही है, ये क्या हो गया एस और ये क्या हो गया एस। अब ना तो इसमें कोई बदलाव आ रहा है, ना ही इसमें कोई बदलाव आ रहा है। जब इस दोनों में बदलाव नहीं आएगा तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ओके, कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर ये 50 की जगह 51 हो जाए तो डेल्टा एस बदल जाएगा, ये 100 की जगह 90 हो जाए तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अदरवाइज डेल्टा जब परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेटा में कोई चेंज नहीं होता है, इसका मतलब चेंज जो है डेल्टा एस क्या हो गया, 0। ओके, उसके बाद थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा, 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, सॉरी एब्सोल्यूट 0 नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन या 273 या 459, हाँ ये ध्यान रखना थोड़ा, माइनस होता है ना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -459.67 फ़ारेनहाइट, ये है आपके एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हमको इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद 0 केल्विन पर आइडियल गैस की जो एंट्रोपी में जो होगा वो भी क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो ये आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्पेशली ऐसी चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। सेकेंड लॉ में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं था, स्टेटमेंट ही थे, तो 4-5 जो स्टेटमेंट थे उसको स्पेशली उसको लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया था, है ना, क्लासेस वगैरह जो हमने पढ़ा था। और फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल है और वहाँ पर ध्यान आपको रखना है स्पेशली किसका, साइन का। ओके, वर्क डन, वर्क बाय, ये चीज़ें जो आप वीडियो देखना अच्छी तरीके से इसको, तो इतना अगर पढ़ लोगे तो एक पूरा टॉपिक आपके कवर हो जाएगा। और आई थिंक क्वेश्चन जो है, मैंने आपको एक क्वेश्चन के बारे में भी एक वीडियो बताया है, और 2011 का जो पेपर है उसको पूरा एक बार एनालिसिस कीजिए और उसको देखकर आप आइडिया लगाइए कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो क्या होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ